जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां की डेट्स अनाउंस हो चुकी है और इसके बाद से राजनीतिक गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 4 प्रमुख राज्यों पर बात करेंगे हम आज और हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और इलेक्शन कंसल्टेंट पॉलिटिकल बाबा अमिताभ तिवारी। नमस्ते सर। नमस्ते। जो फेजेस अनाउंस हुए हैं स्टेट्स के और उनके बाद जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई है उस पर आपके क्या विचार हैं? तो देखिए, कंट्रोवर्सी तो क्या, अभी आजकल हर एक चीज में कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो कभी भी केरल और तमिलनाडु में तो अगर हाल के चुनाव देखें तो हमेशा एक फेज में ही चुनाव। जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है वो बंगाल को लेकर के, और ममता बनर्जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि ये बीजेपी के इशारे पर इसको 8 फेज किया गया है। पर दीदी ये खुद ही भूल रही हैं कि जब 2011 में वो जीती थी तो 6 फेज का इलेक्शन था। तो बंगाल में क्योंकि एक पास्ट है, हमेशा ही इलेक्शंस वहां पे काफी वायलेंट रहे हैं, और इस बार भी दोनों पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं दोनों के बीच में काफी गहन टक्कर है। इसको देखते हुए, और जो कि काफी शायद वायलेंट हो भी जाए इलेक्शन आते आते, इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया है तो 6 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। और इसका कोई फायदा सिर्फ बीजेपी को मिले ये कहना भी बड़ा गलत है। मतलब कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि इसका फायदा बीजेपी को होगा क्योंकि बीजेपी के पास वहां लीडर नहीं है, तो मोदी हर एक फेज में धीरे धीरे रैली कर पाएंगे। बट वो टाइम तो टीएमसी को भी मिलेगा ना। टीएमसी के पास भी ममता बनर्जी को छोड़ के कोई लीडर नहीं है बड़ा, तो उनको भी इतना समय मिलता है, उनको भी हर फेज में जाके रैलीज करने का मौका मिलता है। तो दोनों ही पार्टियों को ये ज्यादा समय मिलेगा, और दोनों ही पार्टियां उसे कैसे उपयोग करेगी उस पर निर्भर करेगा कि रिजल्ट क्या। आई थिंक कंट्रोवर्सी काफी अननेसेसरी है, और एक तरह से नर्वसनेस भी दिखाता है कि टीएमसी के पार्ट पे कि आप क्यों इतना नर्वस। अगर आप, जैसे कि उन्होंने कहीं बोला है कि एक एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चुनाव 2 फेजेस में हो रहा है या एक रीजन का चुनाव 2 फेजेस में है, तो अगर कोई एक एक डिस्ट्रिक्ट में मजबूत है तो वो फेज 1 में हो या फेज 2 में हो या फेज 3 में, आप मजबूत ही रहने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट में, करेक्ट। तो ये अननेसेसरली कंट्रोवर्सी है मेरे हिसाब से। जी, तो बंगाल इलेक्शंस के बारे में बहुत कुछ है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन विस्तृत रूप से अगले वीडियो में करेंगे। आज आप एक ओवरव्यू बता दीजिए कि बंगाल की राजनीति में आपको क्या लग रहा है? देखिए, बंगाल की राजनीति में भूचाल तो आया ही है। जब 2019 लोकसभा में जब भाजपा वहां पे लगभग टीएमसी के बराबर वोट शेयर भाजपा को मिला, 40% वोट शेयर भाजपा को मिला और 43% वोट शेयर टीएमसी को मिला था, और 18 और 22 सीटें दोनों पार्टियों में खेमे में आई थी। तो वहां क्या हुआ है कि जो लेफ्ट, जो जो ट्रेडिशनली वहां पे 34 साल रूल किया था, तो उसका जो एक वोट बैंक है, जब लेफ्ट फ्रंट हारा भी था 2016 में, तब भी लेफ्ट फ्रंट का वोट शेयर लगभग 26%। तो ये जो 26% लोग हैं, ये पिछले 3-4 साल में ये देख चुके हैं कि लेफ्ट जो है अब ममता का मुकाबला वहां पे नहीं कर सकती। तो ये जो वोटर है वो धीरे धीरे भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये क्लियरली वहां पे दिख रहा है। तो लेफ्ट और कांग्रेस वहां पे धीरे धीरे इरेलीवेंट होते जा रहे हैं। हालांकि एक बात जरूर अ, समझ लेनी चाहिए कि जो लोकसभा का जो प्रदर्शन होता है उसमें भाजपा का जो वोट शेयर अगर आप देखेंगे, हिस्टोरिकली देखेंगे 2014 से 19 तक, तो लोकसभा में जो भाजपा का वोट शेयर होता है उससे थोड़ा कम ही वोट शेयर उनको विधानसभा में मिलता है। क्योंकि लोकसभा में मोदी फैक्टर के बेसिस पर आपको लगभग 1/3 जो भी भाजपा को वोट मिलते हैं उसमें से 1/3 वोट मोदी फैक्टर जिसको बोलते हैं उसके कारण मिलता है। तो कॉन्टेस्ट तो बहुत क्लोज होगा, ठीक है। भाजपा के वहां पे स्टेट लीडर्स नहीं है तो उसका नुकसान भाजपा को आ, थोड़ा उठाना पड़ सकता है, इसलिए भाजपा शुभेंदु अधिकारी और भी लीडर्स वहां से तृणमूल कांग्रेस से पूछ करने की कोशिश करती है। लेकिन भाजपा का जो आप देखेंगे जो स्टाइल है इलेक्शन का, यहाँ भी हम 2014 के बाद से देखें, तो भाजपा का स्टाइल है कि वो सीएम कैंडिडेट नॉर्मली डिक्लेयर नहीं करती और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ती। यहाँ भी भाजपा के पास हर एक सीट पे उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नहीं। तो भाजपा को प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट लड़ना है मोदी और शाह के नाम पे।
यहाँ पे भाजपा के फायदे में ये चीज हो रही है कि जो तृणमूल कांग्रेस है, अगर जितने भी हम ओपिनियन पोल देखेंगे उसमें तृणमूल कांग्रेस आगे तो है, लेकिन सरकार के प्रति जो नाराजगी है लोगों की, वो वहां पे है। लेकिन ममता बनर्जी से लोग नाराज नहीं है। तो टीएमसी अगर जीत रही है वहां पे ओपिनियन पोल्स के अनुसार, तो वो ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे जीत रही है, यानी ममता बनर्जी के फेस पे लोग वोट कर रहे हैं। यानी ये कॉन्टेस्ट जो भाजपा चाहती थी कि प्रेसिडेंशियल हो जाए, ये प्रेसिडेंशियल हो गई। तो ममता बनाम मोदी या ममता बनाम मोदी प्लस अमित शाह ये इलेक्शन होगा, और बहुत हाई स्टेक्स का इलेक्शन होगा। पोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा होगा। वहां पे भाजपा सीएए और एनआरसी की बदौलत वहां पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम सेंटिमेंट एक ऑलरेडी हो चुका है। और कॉन्टेस्ट तो अच्छा है, कौन जीतेगा ये तो जब तक एग्जैक्टली सीट्स, कौन से सीट पे कौन कैंडिडेट खड़ा है, और अगर लेफ्ट और कांग्रेस भी वहां पे खड़े रहेंगे ही हर एक सीट पे, तो किसका वोट काटते हैं, अलग अलग सीटों पे अलग अलग लोगों का वोट काटेंगे। तो टीएमसी नर्वस है जरूर। आ, और अगर ओपिनियन पोल्स को भी हम देखें, तो अगर आप देखेंगे तो ओपिनियन पोल्स शुरू शुरू के जो ओपिनियन पोल होते हैं वो थोड़ा इनकम्बेंट की तरफ बायस्ड होते हैं। हमने बिहार में भी देखा 160 150 सीटें कही गई थी, 125 आई, जस्ट करीब टू करीब। महाराष्ट्र में 200 225 सीटें बोली गई थी, एनडीए को मिलेंगी 160 है। तो इनिशियल ओपिनियन पोल्स नॉर्मली हैव अ पॉजिटिव बायस टुवर्ड द इनकम्बेंट। तो वो एक वहां पे खतरे घटी है, जो पॉजिटिव बायस दिख रहा है टीएमसी के लिए वो बहुत ज्यादा नहीं है। कोई कह रहा है 151 आएगी, कोई कह रहा है 158 आएगी, जो कि सिर्फ 10-11 सीटें ही आगे है मेजोरिटी के। तो अगर, तो कुछ भी हो सकता है अभी भी, क्योंकि नैरेटिव अभी चुनाव का बन रहा है, और अब डेट्स आने के बाद ये 8वें फेज में जब चुनाव होंगे तो नैरेटिव बन रहा है। अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना ये नहीं, तो कांटे की टक्कर। जी। और जो एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी फेस कर रही बंगाल में, वो बीजेपी के अगेंस्ट जाएगी असम में। तो वहां की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? आसाम में भी आपकी बात सही है, क्योंकि बीजेपी वहां से 5 साल शासन में है, और वहां पे भी सीए का मुद्दा बहुत एक बड़ा मुद्दा है। वहां पे बीजेपी में इन फाइटिंग भी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार जो करंट सीएम है उनको सीएम केस की तरह नहीं पेश किया जाएगा, विच मीन्स कि हिमंत बिस्वा शर्मा और सोनोवाल जो वहां पे ग्रुप्स हैं उसमें थोड़ी खटपट है। तो बीजेपी एक एंटी इनकम्बेंसी का भार तो है ही, इन फाइटिंग है, प्लस सीए के ऊपर एक्शन नहीं होगा। जब वो लिस्ट बनी वहां पे, जब 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 एनआरसी की जो लिस्ट बनी, उसमें हिंदू लोगों के ही ज्यादा नाम आए थे। अगर आपको उस टाइम के रिपोर्ट, जिसको हिमंत बिस्वा शर्मा ने खारिज किया। तो आसाम हमेशा से, अगर आप 2016 का भी रिजल्ट देखेंगे, इज अ गेम ऑफ अलायंस। बीजेपी वहां पे लोकसभा रिजल्ट के अनुसार आराम से वो स्टेट जीत जाती, लेकिन उसने फिर भी असम गण परिषद और बीपीएफ बोडोलैंड पार्टी, बोडोलैंड के साथ, फ्रंट के साथ टाइप किया था, बोडोलैंड पॉपुलर फ्रंट। और इस बार बीपीएफ नहीं है अलायंस में, इस बार बीपीएफ बाहर होगी और एक यूपीपीएल करती एक नई पार्टी आ रही। उधर कांग्रेस और एआईयूडीएफ अलग अलग लड़े थे पिछली बार। एआईयूडीएफ जो है उसका बंगाली मुस्लिम में अच्छा खासा है, अच्छी खासी पकड़ है। तो कांग्रेस और एआईयूडीएफ एक साथ आ गए हैं। तो अगर हम सी वोटर का भी ओपिनियन पोल देखेंगे तो वो इस फैसले से पहले आया था। उसके मुताबिक भाजपा को 43% वोट शेयर, कांग्रेस को 35% और एआईयूडीएफ को 8% वोट शेयर। तो अगर ये वोट शेयर हम मिला दें, क्योंकि मोस्टली ये वोट ट्रांसफरेबल है, बिकॉज मोस्टली ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट एआईयूडीएफ को मिलता है, तो वोट शेयर बराबर हो जाता है। और वहां पे लगभग 35% माइनॉरिटी कम्युनिटी है। लेकिन इसका एक जो नुकसान कांग्रेस एआईयूडीएफ को उठाना पड़ सकता है वो है कि रिवर्स पोलराइजेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे ही कांग्रेस और एआईयूडीएफ एक साथ आती है,
हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ, जो एथनिक ग्रुप है वहाँ, जो ट्राइबल ग्रुप है वहाँ पे, वो इकट्ठा हो सकते हैं और भाजपा की तरफ वोट कर सकते हैं। और वहाँ पे अभी 2-3 और नई पार्टीज ने भी एक नया फ्रंट बनाया है। तो वो भी देखना होगा कि आ, वो भी देखना होगा कि थर्ड फ्रंट जो वहां पे बना है, जो नई रीजनल पार्टीज का है, जो कि मोस्टली एआई सीएए और एनआरसी के अगेंस्ट कैंपेन करते हुए बनी है, तो वो देखना होगा कि वो कितना असर कर पाती है। बट जितना चुनाव आसान दिख रहा है, उतना वो चुनाव आसान नहीं होने वाला, और भाजपा के लिए काफी प्रेस्टिजियस इलेक्शन है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का जो रास्ता है वो वहीं से खुला है भाजपा के लिए, और उसको रिटेन करना भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाजपा का हमने देखा है पिछले 6-7 सालों में जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिटेन करने का स्टेट्स का, जहां जहां भी वो पावर में है, वो उतना अच्छा नहीं रहा है। बिहार में बिहार जरूर भाजपा जीत गई, तो वहां भी एक एक अच्छा और एक क्लोज कॉन्टेस्ट है। और जैसे जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर सीट पे अपने अपने अलायंस के कैंडिडेट्स फाइनलाइज होंगे, वैसे क्लियर होगा कि वहां पर क्या सूरत है। जी, अब साउथ की तरफ चलते हैं। तो केरला में हमने एक ट्रेंड देखा है कि एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार 5-5 साल के लिए आती है और चली जाती है। तो क्या वही पैटर्न इस बार भी आपको लगता है कि फॉलो होगा? हाँ, केरला में बहुत बड़ा ट्रेंड है, और ऑलमोस्ट ये 4 डेकेड से ये ट्रेंड है। और जब केरला के लोगों से पिछले चुनाव में सीएसडीएस द्वारा पूछा गया था कि हर 5 साल में आप सरकार क्यों बदलते हैं, भले ही वो कितना भी अच्छा काम करे या खराब काम करे या जो भी, तो उनका मोस्टली लोगों का कहना था कि चेंज इज बेटर फॉर डेवलपमेंट। तो हालांकि ओपिनियन पोल्स ये बता रहे हैं कि केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की वापसी हो सकती है, एलडीएफ की वापसी हो सकती है, हालांकि क्लोज कॉन्टेस्ट ही है वहां पे। तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। और एक और ट्रेंड है जिसमें कि अभी 3 महीने पहले वहां पे पंचायत चुनाव हुए थे, और पंचायत चुनाव में एलडीएफ यूडीएफ से जीती थी, एलडीएफ आ गई। एक वो भी ट्रेंड है पिछले 2 दशकों का कि जो म्यूनिसिपल इलेक्शन जीतता है वही जाके विधानसभा चुनाव जीतता है, लेकिन गैप बहुत कम। तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड्स हैं। एक है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, और दूसरा है कि जो म्यूनिसिपल इलेक्शन जीतता है 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, वही जाके जीतता है। कांग्रेस वहां पे जरूर कमजोर हुई है, क्योंकि वहां पे क्या है कि बीजेपी का भी आप देख रहे हो ज्यादा फोकस है। तो इट्स अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट बिटवीन कांग्रेस एंड लेफ्ट। अब केरल में अगर हम उसके इतिहास को समझें तो लेफ्ट इज दी हिंदू पार्टी ऑफ केरल, क्योंकि केरल में लगभग 45% से ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को मिला के। और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स वहां पे एसेंशियली कांग्रेस को वोट करते हैं, कांग्रेस या कांग्रेस लेड अलायंस को वोट करते हैं। और हिंदूज जो है वहाँ, नायर, एनावाज और जो जातियां हैं, वो लेफ्ट को वोट करती है। तो लेफ्ट इज द राइट इन केरला, इसलिए बीजेपी वहां पे ज्यादा सेंध नहीं मार पा रही है। वहां पे एक डेवलपमेंट क्या हुआ है कि जो केरला कांग्रेस करके एक पार्टी है, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इतने सालों से कांग्रेस लेड अलायंस में थी, यूडीएफ में थी, वो अब लेफ्ट में आ गई। तो लेफ्ट का जो वोट बेस है वो बढ़ गया है, हिंदू प्लस दिस क्रिश्चियन कम्युनिटी। और कांग्रेस में जो लीडरशिप है वहां पे स्टेट में, वो काफी कंफ्यूज थी शुरू में कि इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, फिर तो एक्स चीफ मिनिस्टर है ओमन चांडी, उनकी तबियत ठीक नहीं थी, वो काफी ओल्ड एज थे। तो के सी वेणुगोपाल राव को बनाने की भी बात की, या और कुछ लीडर थे उनको बनाने की बात की, बट उनको वापस लाया गया। तो कांग्रेस में भी जो एक हर स्टेट में कांग्रेस के है, या नेशनल लेवल पे भी है, कि लीडरशिप का एक वहां पे वैक्यूम है। तो अब ये देखना होगा कि पब्लिक 5 साल के ट्रेंड को वहां पर मेंटेन करती है, या म्यूनिसिपल इलेक्शन के ट्रेंड को मेंटेन करती है। और लेफ्ट फ्रंट जो पूरे इंडिया में एक तरह से समाप्त हो गया है, एक तरह से खत्म हो गया उसका आधार, क्या केरल जीत के अपना आधार बचा सकती है? ये चुनाव लेफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 में लेफ्ट
बंगाल में हारी और आज 10 साल में लेफ्ट खत्म होने, त्रिपुरा से खत्म हो चुकी है। तो ये चुनाव, और बीजेपी भी एक्चुअली आगे के लिए कर रही है प्रिपेयर, क्योंकि बीजेपी भी ये शायद एक्सपेक्ट करती है कि अगर लेफ्ट ये चुनाव हार जाता है तो उसका पतन केरला में भी शुरू हो जाएगा, और जैसा कि त्रिपुरा और बंगाल में हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, फॉर नॉट ओनली फ्रॉम दिस इलेक्शन पर्सपेक्टिव ऑफ वी नीड टू सी कि ट्रेंड्स कैसे शेप आउट होते हैं, और लेफ्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर भी, लेफ्ट का जो फ्यूचर है पॉलिटिक्स का, वो इस स्टेट के रिजल्ट पे काफी डिपेंड करता है। जी, ये जो 5 साल में सरकार बदलने वाला ट्रेंड है, ये तमिलनाडु में भी हमने देखा था, लेकिन एआईएडीएमके इसको ब्रेक करने में सक्सीड हो गई थी। इस बार क्या चांसेस लगते हैं आपको? और यहाँ भी काफी ट्रेंड मजबूत था, और पिछली बार एआईएडीएम के फ्रंट जो है वो जीत कर आई थी। उसके 2-3 कारण थे कि जो स्कीम्स उन्होंने अनाउंस किए थे उसका काफी अच्छा असर था। अम्मा के नाम पे जो अम्मा कैंटीन, अम्मा सीमेंट, बहुत सारे अम्मा के नाम पे बहुत स्कीम्स हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट वहां पे था, एक पार्टी वहां पे भी, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि एआईएडीएम के या डीएम के साथ अलायंस में रहती है। वहां एक पीएमके करके पार्टी है, रामादास, वो कभी डीएमके के साथ होती है, कभी एआईएडीएम के साथ। पिछले चुनाव में पीएमके अकेले लगे थे, और 51 सीटों पे जो उसको वोट मिले थे वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा थे। तो उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था डीएमके को हराने में, और डीएमके में लास्ट टाइम पे लीडरशिप क्लियर नहीं थी, बिकॉज करुणानिधि ओल्ड एज हो चुके थे, लेकिन क्लियरली डीएमके ने स्टैलिन को एज अ सीएम कैंडिडेट नहीं किया। तो वो कारण था। इस बार ऑफ कोर्स अब एआईएडीएमके में जयललिता है और डीएमके में करुणानिधि, लेकिन डीएमके में एटलीस्ट लेगेसी है, तो करुणानिधि की लेगेसी है। एआईएडीएमके में कोई फैमिली मेंबर नहीं है जयललिता का जो कि हेड कर रहा है। अभी शशिकला आई है जो उनकी फ्रेंड है, और वो कोशिश कर रही है कि वो पार्टी में अपनी कुछ अथॉरिटी जमा पाए, लेकिन ऐसा कुछ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो एआईएडीएम के एक फादरलेस फिगर टाइप से है अभी, और 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी को होता ही है, जो कि काफी नेचुरल होता है, किसी भी सरकार को झेलना पड़ता है। अब बीजेपी के साथ अलायंस करके एआईएडीएम के गुड बुक्स में तो रहना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिकॉज कोविड के बाद हमने देखा है कि जो राज्यों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी वीक हो गई है, और बीजेपी के साथ अलायंस है, बट बीजेपी का भी उतना ज्यादा जनाधार वहां पर है। तो तमिलनाडु में तो ओपिनियन पोल्स अगर देखेंगे या और भी राय देखेंगे, जो वहां के एक्सपर्ट्स की जो राय है, उस हिसाब से लग रहा है कि डीएमके आगे है, बट वहां भी चुनाव क्लोज होगा, क्योंकि डीएमके में भी करुणानिधि नहीं है और स्टैलिन करुणानिधि नहीं, और उनके भी भाई जो हैं उनके साथ उनकी बनती नहीं है, तो वहां भी थोड़ी बहुत इनफाइटिंग जरूर देखने को आई। तो वहां भी इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है, वहां भी बीजेपी का रोल ज्यादा रहने वाला नहीं है, और ये इलेक्शन भी एआईएडीएमके का फ्यूचर तय कर सकती है, क्योंकि शशिकला अभी चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन अगर एआईएडीएमके चुनाव हार जाए उसके बाद शशिकला ईपीएस और ओपीएस पे अटैक कर सकती है कि इनके इनइफेक्टिव लीडरशिप की वजह से ये चुनाव हारा गया है, और मैं जो हूँ या दिनकरन जो है वो असली उत्तराधिकारी है एआईएडीएम के। तो एआईएडीएम के फ्यूचर और उसका जो कंट्रोल होगा फ्यूचर, उस पार्टी का कंट्रोल कौन करेगा, वो भी ये इलेक्शन तय करेगा। इतनी क्या एक अच्छा फाइट देती है, क्या वो जीत जाती है पार्टी, फिर से अपसेट करती है, हारती है तो कितने से हारती है। क्योंकि एआई तमिलनाडु में हमने देखा है, अगर लास्ट इलेक्शन हटा दें आप, तो जो डिफरेंस होता है दोनों पार्टी में बहुत बड़ा होता है, 100 सीट का फर्क होता है। तो अगर इतनी बुरी हार हो जाती है एआईएडीएम की, तो डेफिनेटली शशिकला का जो क्लेम है उसको मजबूती मिलेगी। तो वहां भी काफी इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, और देखते हैं क्या होता है। जी, काफी सारी जानकारी से और लोगों की इच्छा बढ़ गई होगी इन चुनावों को फॉलो करने के लिए।
इसलिए आपको हम बुलाते रहेंगे लगातार स्वराज्य पर।